हेलो और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व सीरीज में आज पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। यूकेपीएससी ने जो अपना आरओ अकाउंट्स वाला एग्जाम प्रीलिम्स का 1 अगस्त 2021 को कराया था, उस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पेपर में 150 क्वेश्चंस थे। इसका थोड़ा सा जो सिलेबस और जो पैटर्न था वो इस वाले जो आने वाला आरओ से है वो अलग है, क्योंकि इस आने वाला आरओ के एग्जाम में हिंदी नहीं है, तो इस वाले एग्जाम में हिंदी थी। तो 20 क्वेश्चन हिंदी के भी पूछे गए थे इसमें। तो हम इस और मैथ्स रीजनिंग थी इसमें और जीएस था। तो हम इसमें आज देखने जा रहे हैं इसके आधे क्वेश्चंस। तो चलो शुरू करते हैं, अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। जो इसमें पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है संगम साहित्य के बारे में। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर है आपका तमिल भाषा। तमिल भाषा में लिखा गया था संगम साहित्य। जो संगम साहित्य था वो संगम सम्मेलन हुए थे 3, उसके दौरान इन साहित्यों को रचा गया था, जो कि 5 से 5 बीसी से 2 एडी के बीच में हुए थे, और ये पांड्य राजाओं ने करवाए थे। तो पांड्य, एक और क्वेश्चन बनता है कि पांड्य राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो ये मदुरै थी। इसमें बेसिकली एक चीज़ और हो सकती है कि अगर हम तो संगम के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, तो संगम, अगर हमें पता है कि संगम साहित्य जो है वो साउथ इंडिया के हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हम वहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं, क्योंकि जो तमिल भाषा है यही साउथ इंडिया की भाषा, नज़दीकी भाषा है। तो मेन भाषा है। तो यहाँ से अगर अगर थोड़ा सा भी आइडिया था तो इससे भी हम इस आंसर तक पहुँच सकते थे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ये ढाका है। ढाका में ही 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। तो अगर देखा जाए, मुल्तान, देवबंद और पेशावर, जो इसके बाकी 3 ऑप्शन है, ये तो सब नॉर्थ में ही हैं। अगर हम देखें भी तो जो हम भारत में ब्रिटिश काल के दौरान जो संगठन बने, वो बेसिकली सबसे पहले बंगाल, फिर महाराष्ट्र, और फिर साउथ इंडिया, फिर जाके नॉर्थ इंडिया की तरफ बने। तो बेसिकली सबसे पहले जो संगठन बने, वो चाहे किसी भी से रिलेटेड हो, तो वो बंगाल और फिर उसके बाद महाराष्ट्र के आसपास बनना शुरू हुए। तो यहाँ से भी हम इसका आइडिया लगा सकते थे कि ढाका इसका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि बाकी तो ये मुल्तान और पेशावर तो दोनों पाकिस्तान में है, और देवबंद उत्तर प्रदेश में है, तो ये नॉर्थ इंडिया में है। इस प्रकार से भी हम इस आंसर तक पहुँच सकते थे। और क्योंकि उस दौरान क्या था, उस दौरान ये था 1911 तक जो ब्रिटिश शासन की राजधानी थी वो कलकत्ता हुआ करती थी। तो शासन को प्रभावित करने के लिए या फिर शासन से बातचीत करने के लिए जो भी संगठन बनेंगे वो राजधानी के नज़दीक बनेंगे। इस कारण ये चीज़ें भी हम गैस कर सकते हैं कि उस दौरान ये जो मुस्लिम लीग का संगठन बना था, तो ये बेसिकली अंग्रेजों को प्रभावित करने के लिए ही बना था। तो इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। इस तरीके से भी हम आंसर्स के को सही ढंग से गैस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, महान विद्वान अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? तो जो अश्वघोष था वो आपका कनिष्क के शासनकालीन था। कनिष्क का राजगुरु और राजकवि था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बाकी जो हर्षवर्धन है, स्कंदगुप्त है और चंद्रगुप्त है, ये तीनों आपके जो है ये गुप्ता गुप्ता की राजा हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 4th सेंचुरी सी के बाद है। तो इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि अ, जो कनिष्क है, वो कनिष्क का टाइम पीरियड तो हमें पता है कि वो 127 से 151 एडी के आसपास था। तो इस तरीके से भी, और जो अश्वघोष घोष थे वो भी उसी उसी दौरान थे, गुप्ता काल के नहीं थे। तो इस प्रकार से भी अगर हम इतना जानते हैं कि अश्वघोष गुप्त काल के नहीं है, तो इस प्रकार से भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। जो चौथा इसका क्वेश्चन है वो है सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? जो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था वो कराया था चंद्रगुप्त मौर्य का एक सामंत हुआ करता था उस समय गुजरात में। तो वो पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। और सुदर्शन झील जो है वो गुजरात में है, इतना हमें पता होना चाहिए। और इसका पुनर्निर्माण बाद में रुद्रदामन ने भी करवाया था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये रुद्रदामन ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? तो अगर हम देखें तो घोड़ा, हाथी, शेर और बैल जो हैं,
ये अशोक के स्तंभों में पाए जाने वाले मुख्य पशु हैं। जो और तो इस प्रकार से भी हम आइडिया लगा सकते हैं। और गैंडा जो है, गैंडा का उल्लेख नहीं है इसके सारनाथ स्तंभ में। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर गैंडा है, ऑप्शन डी है, क्योंकि हमसे पूछा है नहीं अंकित है, तो नहीं पूछा है तो इस पर गैंडा इसका राइट आंसर होगा। जो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो है अशोक है। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, और चतुर्थ हुई थी कनिष्क के टाइम पे। तो इसका जो एक ट्रिक है इसको याद करने का, तो आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी आपके अजात शत्रु के समय में, दूसरी हुई थी कलाशोक के टाइम पे, तीसरी हुई थी अशोक के टाइम पे, और चौथा हुई थी कनिष्क के टाइम पे। तो इस प्रकार से भी आप इस ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद कर सकते हैं। तो हमारी जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, ये हुई थी आपके अशोक के समय में। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगर्ट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि क्या थी? तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी। उन्होंने इसका जो टाइम माना है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना है। तो जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रबंध चिंतामणि का लेखक था। तो जो प्रबंध चिंतामणि का लेखक है, इसका ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से क्लियर प्रिंट नहीं हुआ है, दिख नहीं रहा है। तो इसका जो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं वो हैं मेरुतुंग, और ये है 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है। तो इसमें उस तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में उन्होंने चर्चा की है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी किस भाषा में लिखा गया है? तो ये यूनानी भाषा में लिखा गया है, और ये भारतीय इतिहास की जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। इसके राइटर के बारे में अभी तक पता नहीं चला है कि ये बुक किसने लिखी हुई थी। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो हुई थी आपकी 1885 में। तो उस समय लॉर्ड डफरिंग भारत का वायसराय था। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? गदर पार्टी का जो गठन हुआ था, ये हुआ था आपका 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था। इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो सरदार सोहन सिंह भाकना थे। जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था? तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था, ये लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। उस समय भारतीय जो लोकल समाचार पत्र, लोकल न्यूज़पेपर्स थे, उनको उन पे शिकंजा कसने के लिए, ताकि वो अपनी बातों को अच्छे से जनता के सामने रख ना पाए, और ब्रिटिश शासन को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, ये लॉर्ड लिटन ने किया था 1878 में। इसमें बाद में इसको समाप्त भी किया गया भारतीयों के विरोध के कारण। इसे समाप्त किया गया 1882 में रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन। इसलिए रिपन एक अच्छा वायसराय माना जाता है भारत के कंटेस्ट में, तो इसलिए रिपन द गुड बहुत बार एक फ्रेज उसके लिए यूज होता है। तो इस प्रकार रिपन द गुड, आप उसके द्वारा भी इसको याद कर सकते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने खत्म किया था। तो ये रिपन ने खत्म किया था, और स्टार्ट इसे 1878 में लॉर्ड रिपन ने किया था। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ये है गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। ये कब हुआ था? किसने इस पे हस्ताक्षर कब हुए थे? तो जो गांधी इरविन पैक्ट है, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी के बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है, और गांधी जी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं लंदन जाके। तो इसमें 11 सूत्रीय मांगों को माना गया था गांधी जी की। तो जो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। बी इज द राइट आंसर। इसके बाद है जो है क्वेश्चन नंबर 14, वो है पूना पैक्ट के बारे में, पूना समझौता। पूना पैक्ट आपका कब हस्ताक्षर हुआ था? पूना पैक्ट इस पे हस्ताक्षर हुए थे 24 सितंबर 1932, क्योंकि उससे पहले सांप्रदायिक पंचायत में 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड, जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, उसने घोषणा की थी कि अब भारत में जो पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, उनको भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा। पृथक निर्वाचन में बेसिकली होता यह है कि जो आरक्षित सीट है, निर्वाचन के लिए जो आरक्षित सीट है, उसमें जिसके लिए वो आरक्षित सीट है,
वही कैंडिडेट तो खड़ा होगा ही, उसी जाति या फिर उसी संप्रदाय का कैंडिडेट तो खड़ा होगा ही। और उसमें जो वोट करेंगे वो भी कोई और नहीं करेगा, बस वही लोग वोट करेंगे जो उस जाति या उस संप्रदाय के हैं। जैसे अगर कोई मुस्लिमों के लिए कोई सीट आरक्षित कर दी है सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत, तो क्या होगा, उस पूरे क्षेत्र में जो एक मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है उसमें उस सीट के लिए, और दूसरा फिर केवल मुस्लिम वोटर ही उसमें वोट डाल सकता है। जो साधारण लोग हैं वो उस सीट के लिए वोट नहीं कर सकते उस चुनाव में। भले ही ऐसा प्रोविजन किया गया था बाद में कि जो जन सामान्य उस सीट के हैं, वो अन्य किसी सीट पर वोट, अन्य किसी जो साधारण लोगों के लिए सामान्य सीट है, तो वहाँ पे जाके वोट कर सकते थे। तो ये जो पैक्ट हुआ था, आपका पूना पैक्ट हुआ था, फिर इसी के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने पुणे के यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया था। तो उस दौरान महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल में थे। अ, तो उसी को ख़त्म करने के लिए फिर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ था इस चीज़ को लेके, सांप्रदायिक पंचायत को ख़त्म करने के लिए। और गांधी जी की तरफ से इसमें मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये जो हुआ था आपका पूना समझौता, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसके बाद ये सांप्रदायिक पंचायत को दलितों ने नकार दिया, अंबेडकर जी ने नकार दिया बेसिकली बोलें तो। और उनके लिए फिर सीटें आरक्षित की गई। सीटें आरक्षण में ये हुआ कि कुछ सीटें तो आरक्षित की गई और उनमें अब केवल दलित ही वोट नहीं करेंगे, बल्कि उस सीट में आने वाला प्रत्येक नागरिक वोट करेगा। प्रत्येक नागरिक का भी मतलब यह है कि जो जिनको वोटिंग का अधिकार था। बेसिकली सार्वभौमिक मताधिकार अंग्रेजों के टाइम पे नहीं दिया गया था। भौमिक मताधिकार जो भारत में दिया गया था, वो भारत की आज़ादी के बाद दिया गया था। अंग्रेजों में तो कुछ शिक्षित लोगों को या फिर जो टैक्स पे करते हैं अमीर लोगों को, इस प्रकार से ही ब्रिटिश काल में भारत में वोट करने का अधिकार दिया गया था। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया। तो जो असहयोग आंदोलन है उसका राइट आंसर है 1922 में वापस लिया गया। क्योंकि अ, अगर देखें भी तो इसको देखें 12 फरवरी 1922 को लिया गया इसको। और इसको बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और वहाँ पे इसे वापस लेने का निर्णय लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। क्योंकि हुआ ये था कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था, ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, और ये आगे फिर चल ही रहा था। तो इस दौरान 4 फरवरी 2022 को चौरी चौरा में क्या हुआ था, चौरी चौरा की घटना हुई थी। ग्रामीण लोगों ने कुछ पुलिस वालों को थाने में थे, उस थाने में आग लगा दी थी और उनकी हत्या हो गई थी। और गांधी जी अहिंसक आंदोलन के प्रति काफ़ी सजग थे, तो उन्होंने इसमें बढ़ती हिंसा के मद्देनज़र इस आंदोलन को स्थगित करने का या वापस लेने का निर्णय लिया। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 1761 में हुआ था। और ये युद्ध हुआ था मराठा और अफगानों के बीच में। अफगानों का जो शासक था मोहम्मद शाह अब्दाली और उसके बीच में, और मराठा शासकों के बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1761 है। जो 1700 ऑप्शन ए में जो 1757 दिया गया है तब प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 है बक्सर, तब बक्सर का युद्ध हुआ था। 1769 जो है यहाँ पे फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें है, कौन कहा करता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ। जो मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना जिन्ना थे। इसका राइट आंसर बी होगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इसका राइट आंसर जिन्ना होगा। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो कहा करते थे कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ। बेसिकली जिन्ना स्टार्टिंग में काफ़ी लिबरल हुआ करते थे। तो गोखले भी लिबरल हुआ करते थे। तो इस कंटेस्ट में मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ। बाद में भले ही फिर अपने निजी स्वार्थों के चलते अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को माना और फिर पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र के लिए आंदोलन शुरू किया।
लेकिन स्टार्टिंग में मोहम्मद अली जिन्ना काफ़ी लिबरल हुआ करते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान उनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा असहयोग आंदोलन के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका राइट आंसर, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो इसका राइट आंसर डी है। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 32 पेज की अपना संस्मरण लिखा है, जिसे फुतुहात ए फिरोज शाही कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है फिरोज शाह। उसने फुतुहात ए फिरोज शाही लिखी, 32 पेजेज की अपना संस्मरण लिखा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत की आज़ादी के लिए देश से बाहर आंदोलन और देश के बाहर एक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। देश के बाहर जागरूकता, भारत में अंग्रेजों के शासन कैसा कितना खराब है, इस चीज़ को लेके उन्होंने देश के बाहर काम किए। तो उसमें उन्होंने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की। और उन्होंने वहाँ पे इसके अलावा इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये इंडियन होम रूल लीग नहीं है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना उन्होंने ब्रिटेन में, लंदन में ही की थी। और इंडिया हाउस की स्थापना की। और इसी इंडियन होम रूल सोसाइटी के लिए उन्होंने द इंडियन सोशलिस्ट न्यूज़पेपर का भी प्रकाशन लंदन में किया था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड में कितने सदस्य लोकसभा के प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका राइट आंसर बी है। इसका राइट 5 प्रतिनिधि उत्तराखंड से लोकसभा में चुने जाते हैं। तो और राज्यसभा में तीन चुने जाते हैं। इसके अलावा इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 21 है, मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसे है? तो ये है प्रधानमंत्री को। मंत्रिपरिषद में जो फेरबदल किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, क्योंकि मंत्रियों को जो डिपार्टमेंट्स या फिर मंत्री पद है, जो विभाग है, उसका अलॉटमेंट भी प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं। तो फेरबदल भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। और जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो होती है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। और प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति करता है। बेसिकली ये होता ही है कि जिस पार्टी की को मेजॉरिटी मिलती है लोकसभा इलेक्शन में, उसके प्रमुख नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने के लिए बुलाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? आर्टिकल 280। तो ये वित्त आयोग से संबंधित है, जो भारत सरकार को टैक्स के बंटवारे के लिए, केंद्र और राज्यों के मध्य टैक्स के बंटवारे के लिए सुझाव देता है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत हर 5 साल में एक बार कराया जाता है। इसके अंतर्गत 1+4 यानी कि एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं। तो ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बार बार आयोगों के द्वारा पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आपका, भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए उसे हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। और वहाँ भी वह विशेष बहुमत यानी कि प्रजेंट लोगों के 2/3 की मेजोरिटी से प्रस्ताव को पारित कराना होता है। उसके बाद वो हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में आता है और लोकसभा उसे साधारण बहुमत से पारित कर देती है। तो फिर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसके लिए उसे 14 दिन पहले बताना होता है, इन्फॉर्म करना होता है उपराष्ट्रपति को कि हम आपके अगेंस्ट राज्यसभा में प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 24, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। ये अंगीकृत किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। उस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा भी गया है कि 26 नवंबर 1949 को हम भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रस्तावना से बना हुआ है। और उसके बाद जो 26 जनवरी 1950 को है, इस दिन भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हो जाता है। इसी के बाद भारत गणतंत्र बन जाता है।
इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और जो 9 दिसंबर 1946 है, ऑप्शन बी, ये है, इस दिन भारतीय संविधान की सभा की पहली बैठक होती है। तो और जो 15 अगस्त 1947 है, इस दिन भारत आज़ाद होता है। और क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति के द्वारा अपना त्याग पत्र संबोधित किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा अपना जो त्याग पत्र है, वो त्याग पत्र दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, मतलब जब भारतीय राष्ट्रपति अपना पद पर नहीं होता है, तो उपराष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति बन जाता है मैक्सिमम 6 महीने के लिए। और जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वो 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। और जो हाई कोर्ट्स के न्यायाधीश हैं, वो 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। पहले लोकसभा में भी 2 सदस्यों को मनोनीत एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब वो हटा दिया गया है। अब किसी भी एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जाता, ना ही किसी विधानसभा में मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो अब राष्ट्रपति के द्वारा केवल 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, और वो केवल राज्यसभा में होता है। और जो कि लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, सोशल वर्क आदि क्षेत्रों से जो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो राष्ट्रपति उन्हें भारतीय राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को कब जोड़ा गया? तो ये भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो जोड़े गए, वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित राजमार्ग नीति कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 2015 में भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई। इसमें परियोजना के कुल लागत का 1% जो होता है, 1% वृक्षारोपण के लिए किया जाता है। मतलब राजमार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जाता है, और इसमें परियोजना का कुल लागत का 1% खर्च किया जाता है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, वो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो 15वें वित्त आयोग हैं भारत के, उसके अध्यक्ष जो थे, वो एन के सिंह थे। उनकी रिकमेंडेशन पे एक बार 2019-20 और फिर 2020 के लिए, और फिर एक बार फिर 2021 से 26 के लिए भारत में टैक्स का बंटवारा, टैक्स में भारतीय कर राजस्व का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे किया जाएगा, इसके लिए उन्होंने अपनी अनुशंसाएं दी। तो अभी जो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष एन के सिंह हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, एक क्वेश्चन नंबर 32 है, व्यवसाय करने की आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट होती थी, उसे विश्व बैंक प्रकाशित करता था, लेकिन अब उसने ये रिपोर्ट प्रकाशित करना बंद कर दिया है। तो उसमें अब 2020-21 में उसने ये रिपोर्ट प्रकाशित करना बंद कर दिया, तो अब उसकी कोई नई रैंक आती नहीं है। तो ये क्वेश्चन उस समय करंट का था, अभी तो इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि व्यवसाय करने की आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक प्रकाशित करता था, लेकिन उसने भी ये रिपोर्ट प्रकाशित करना बंद कर दिया है। एक उदाहरण है कि आर्थिक वृद्धि, क्वेश्चन अच्छे से टाइप अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है, क्लियर दिख नहीं रहा है। ये बेसिकली इसका मतलब यह है कि आर्थिक वृद्धि जो है, वो ऊपर से नीचे तक पहुंचेगी। आर्थिक वृद्धि जो है ऊपर से नीचे की ओर आएगी, यानी कि जो ऊपर के लोगों को है, अगर वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए, वहाँ पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो क्या होगा, अपना वो नीचे के जनता तक अपने आप वो पैसा आ जाएगा। तो इसको ट्रिकल डाउन थ्योरी भी कहते हैं, कि ऊपर ऊपर के लोगों को पैसा
अर्थव्यवस्था में अगर पैसा ऊपर ऊपर की लेयर में सर्कुलेट हो गया तो वो छन छन के नीचे आ जाएगा और नीचे जनसाधारण तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। इसे ट्रिकल डाउन थ्योरी के भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। और यही ट्रिकल डाउन थ्योरी अंग्रेजों ने भी अपनी शिक्षा व्यवस्था में, जब उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था भारत में लागू की थी, तो 1832 के बाद, मैकाले मिनट्स के बाद, जिसकी उसकी बात की थी, तो उसमें भी उन्होंने ट्रिकल डाउन थ्योरी को ही अपनाया था कि ऊपर के लोगों को पहले शिक्षित कर दो, और वो शिक्षा फिर वो अपने से नीचे वाले लोगों को दे देंगे, और अपने उनसे नीचे वाले फिर अपने से नीचे, फिर ऐसे छन छन के वो शिक्षा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये ट्रिकल डाउन थ्योरी भारत के शिक्षा व्यवस्था में उस दौरान, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान, बिल्कुल फेल रही थी, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था, केवल 15% के आसपास लोग ही भारत में शिक्षित थे। जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं हो सकती। ऑक्सीजन हम लेते हैं, हमारी सांस लेने के लिए ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो इससे भी थोड़ा सा बेसिक आइडिया से लगा सकते थे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में पूछा गया है कि 2020-21 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना था। 19.9% है। अभी 22-23 के आसपास, 22-23 का जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, आया है भारत सरकार का, उसमें भी लगभग 19-20% के आसपास है। तो नियर बाई ऐसे ही कोई ऑप्शन बनेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से आएगा कि 19% या 20% के आसपास, तो उसका राइट आंसर, जो कृषि का सकल घरेलू उत्पादन में भारत में हिस्सा है, वो अभी 19-20% के आसपास ही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्मार्ट सिटी किस वर्ष लॉन्च हुआ था। स्मार्ट सिटी मिशन जो कार्यक्रम है वो आरंभ हुआ था 2015 में, और इसमें 100 भारत के 100 शहरों को सबसे पहले स्मार्ट बनाने की परियोजना है। इसमें उत्तराखंड का देहरादून भी शामिल है। उत्तराखंड का एक ही शहर शामिल है, एकमात्र, और वो देहरादून है। क्वेश्चन नंबर अगला है 37। भारत के केंद्रीय बजट में 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना लक्षित है। तो अभी 22-23 का, 2021-22 का बजट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस साल 2023-24 का बजट। तो इस साल 23-24 के बजट में जो हमारा राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, वो हमारा 5.9% ऑफ जीडीपी टारगेटेड है। तो हमें इस बार का लक्ष्य रखा गया है 5.9% ऑफ जीडीपी का 5.9% 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा लक्षित किया गया है। राजकोषीय घाटा बेसिकली होता क्या है? राजकोषीय घाटा होता है जब सरकार का पूरी आमदनी उसकी खर्च से कम होती है। तो उस खर्च के जब आमदनी कम होती है और उस खर्च और आमदनी के बीच जो गैप होता है, उसको पूरा करने के लिए सरकार बाजार से ऋण उठाती है। बाजार से वो बाह्य ऋण भी हो सकता है और आंतरिक ऋण भी हो सकता है। आंतरिक ऋण का मतलब है वो देश के अंदर से ऋण लेती है, और बाह्य ऋण का मतलब होता है देश के बाहर से ऋण लेती है। तो इस पूरे ऋण को जो सरकार लेती है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उस एक बजट वर्ष के दौरान, तो उसे फिस्कल डेफिसिट या फिर राजकोषीय घाटा बोलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 38 है, ये है राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्था कहाँ है। ये नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर सी है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान सबसे बड़ा वस्तु निर्यात साझेदार कौन है। निर्यात की बात हो रही है, तो भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अभी किसको करता है? अभी भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करंट टाइम पे करता है यूएसए को। और भारत वर्तमान में सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से करता है? तो भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है अभी चीन से। तो इसका राइट आंसर, क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर डी है, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका को करता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 40 है कि कौन सी शीत ठंडी धारा नहीं है। तो इसमें 4 धाराएं दी गई हैं, 3 ठंडी हैं और 1 गर्म है। तो जो पहला ऑप्शन है कैलिफोर्निया धारा, ये है ठंडी धारा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। और जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, ये है बेंगुएला की धारा, तो ये दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ये भी ठंडी है। ओरोशियो, ये भी ठंडी है। और चौथा जो है नॉर्वेजियन धारा, ये वार्म है, ये गर्म है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर डी होता है। इसमें पूछा है कौन सी धारा ठंडी नहीं है, यानी कि गर्म है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो डी है।
जो 41 क्वेश्चन है ये है किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं लगता है, तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। बाकी इटली, फ्रांस और लीबिया का जो है वो तट भूमध्य सागर से लगता है। तो भूगोल में आपको ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ने हैं कि कौन जो प्रमुख सागर हैं उनसे लगने वाले देश कौन कौन से हैं, तो उनको भी याद करना है। अब ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि कौन सा देश किस सागर के तट पर लगता है, नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो इसमें पूछा है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। लिपुलेख पिथौरागढ़ में है, उत्तराखंड में है। माना पास चमोली में है, उत्तराखंड में है। नोमा पास पिथौरागढ़ में है, जो कुठी और दारमा वैली को जोड़ता है, तो ये तीनों उत्तराखंड में है। शिवकिला जो है वो हिमाचल में है, इसलिए राइट आंसर बी होता है। हिमाचल प्रदेश में है ये, इसका राइट आंसर इसलिए बी होता है। शिवकिला जो है उत्तराखंड में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। तो इसमें पूछा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो ये शिवकिला है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? असम, त्रिपुरा, मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो और भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बांग्लादेश के साथ लगती है। और क्योंकि बांग्लादेश को तीन तरफ से भारत ने घेरा हुआ है, तो इस प्रकार से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इसका राइट आंसर है मणिपुर, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो मणिपुर जो है बांग्लादेश के इधर की तरफ नहीं है, वो भारत में पूर्व की तरफ है, तो सुदूर पूर्व की तरफ है, तो इस वजह से जो मणिपुर की है सीमा वो नहीं लगती है आपके बांग्लादेश के साथ। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। जो क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बाकी गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसकी एक ट्रिक भी है, बहुत जब हम भी जब से हम तैयारी कर रहे हैं तब से ये ट्रिक सुन रहे हैं, तो हो सकता है आपने भी ये ट्रिक सुनी हो। तो इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो बेसिकली भारत में जिन जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उन राज्यों का इसमें उल्लेख है। मित्र से है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इस प्रकार मित्र से गमछा झार से भी आप इसको याद कर सकते हैं कौन कौन सी राज्यों से ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। लेप्चा और हो जो सामान्यतः किस भाग में पाई जाती हैं, जनजातियां हैं, किस भाग में पाई जाती हैं? इस क्वेश्चन का आयोग ने जो आंसर दिया है, मुझे जहाँ तक लग रहा है ऑप्शन ए दिया है, मध्य भारत, जबकि इसमें इसका राइट आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लेप्चा जो जनजाति पाई जाती है वो बेसिकली मुख्यतः सिक्किम में पाई जाती है, और जो हो पाई जाती है हो झारखंड के आसपास पाई जाती है। तो इसलिए ऑप्शंस के हिसाब से थोड़ा सा इसमें अलग अलग जगह पाई जाने के हिसाब से सही ऑप्शन को ट्रिक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हो सकता है बाद में इसे आयोग ने इसे करेक्ट किया हो। तो इसमें जो है लेप्चा जो है वो सिक्किम में पाई जाती है, और हो जो है वो झारखंड में पाई जाती है मुख्यतः। इसके बाद जो हमारा है अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क सघनता है? तो इसका राइट आंसर केरल है। आप इस प्रकार से केरल को थोड़ा गैस भी कर सकते हैं कि केरल जो है भारत का सबसे डेवलप्ड सामाजिक आंकड़ों में केरल सबसे उच्च अच्छे आंकड़े हैं केरल के, तो इस प्रकार आप केरल की तरफ जा सकते हैं। बाकी बिहार और उत्तर प्रदेश इतने डेवलप्ड नहीं है, तो यहाँ पे तो वैसे भी थोड़ा सड़क सघनता कमी होगी, क्योंकि सघनता का मतलब है डेंसिटी पर एरिया वाइज, एरिया कितना है और उसके कितने एरिया के हिसाब से पर किलोमीटर सड़क बनी हुई है, वो होती है डेंसिटी, सड़क सघनता। तो तमिलनाडु थोड़ा इसके बाद आता है, और जो राइट आंसर है इसका केरल में ही सबसे उच्च सड़क सघनता है भारत में। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा खनिज कोडुराइट अंतर्वेदी चट्टान में से संबंधित है? जो कोडुराइट चट्टान है ये मैग्नीज की चट्टानें हैं, यानी कि कोडुराइट जो अंतर्वेदी चट्टान है इनसे मैग्नीज प्राप्त होता है। और ये जो आंध्र प्रदेश में मिलती है कोडुराइट, आंध्र प्रदेश में जो मैग्नीज की चट्टानें मिलती हैं कोडुराइट इनको बोला जाता है, इसलिए कोडुराइट जो चट्टानें हैं ये मैग्नीज से संबंधित है। चट्टानें जो बेसिकली जो ओर हैं, जो खनिज के स्थान हैं जहाँ से खनिज प्राप्त किया जाता है, ये जगह यूकेपीएससी और यूकेपीएससी की फेवरेट है। इनसे वो हर बार कहीं कुछ ना कोई ना क्वेश्चन बनाता ही है कि
ये पर्टिकुलर खदान किससे संबंधित है, कौन से राज्य में है, किस अयस्क से संबंधित है। तो ये आप भूगोल में ये चीज़ें पढ़ के जाएं किसी भी एग्जाम से पहले। दूसरा, जनसंख्या, यूके ट्रिपल एस सी, यूकेपीएससी, उत्तराखंड के कंटेस्ट में हो या फिर भारत के कंटेस्ट में हो, फेवरेट टॉपिक है, इसको भी आप पढ़ के जाएं। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, ये तो यूके ट्रिपल एस सी, यूकेपीएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है। तो ये हीराकुंड के बारे में तो क्वेश्चन पूछते रहता है। महानदी उड़ीसा में है। इंदिरा गांधी परियोजना के संबंध में निम्न में से किस नदी से पानी लाती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसके ऑप्शंस के हिसाब से सही नहीं बन रहा है। बेसिकली है क्या है, ब्यास और जो सतलुज नदी का जहाँ पे उनका जो मिलन केंद्र है, वहाँ पे हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। तो हरिके बैराज जो पंजाब में है, वहीं से इस नहर को, इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है और इस पे इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है हरिके बैराज से। तो इसका राइट आंसर बी और सी दोनों होना था। उपरोक्त तो सभी नहीं होना था, क्योंकि जो रावी है, रावी जो चेनाब में मिल जाती है पाकिस्तान में, तो रावी से इतना ऐसा डायरेक्ट पानी तो आता नहीं है, तो उपरोक्त सभी हो नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर बी और सी होना था। जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, और क्वेश्चन नंबर 50 है 2020 में भारत के सीएजी किसे नियुक्त किया गया। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं भारत में, वो अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में उल्लेख है उनके बारे में। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने मेंशन किया हुआ है। और जो वर्तमान में भी और 2020 में जो अपॉइंट हुए थे जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, वो वर्तमान में भी अभी भारत के लेखा एवं महा परीक्षक हैं। तो वर्तमान में भी वही हैं और 2020 में भी वही थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बनता है। जो भारत क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के किस मंत्री ने विवादित कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। तो ये उस समय हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया था। ये पंजाब से बिलोंग करती हैं, तो इन्होंने उस समय कृषि बिल के अगेंस्ट में अपना इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, क्वाड कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। बाकी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, यूएसए मिलके क्वाड का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड क्वाड का हिस्सा नहीं है। और जो क्वेश्चन नंबर 53 है वो है, भारत की किस कंपनी ने कोवोवैक्स का उत्पादन किया। तो कोवोवैक्स जो है उसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया, और जो भारत बायोटेक है उसने कोवैक्सीन का निर्माण किया। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोविड के दौरान जो भारत में दो प्रमुख वैक्सीन्स थी वो कोवैक्स और कोवैक्सीन थी। तो कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक ने किया और कोवैक्स का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। जो 29वां व्यास सम्मान, सॉरी 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। तो 29वां तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है अब हमारे लिए इस समय पे, और हमारे लिए 31वां हो जाता है। ये 2021 के लिए दिया गया था। 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को दिया गया था, मैं तो यही हूँ उनकी किताब के लिए। तो 31वां व्यास सम्मान 2021 रामदरस मिश्र को दिया गया था, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। मैत्री सेतु पुल भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। ये करंट के क्वेश्चन है। करंट भी काफ़ी यूकेपीएससी पूछता है, कम से कम अगर 150 नंबर का पेपर है तो कम से कम 15 से 25 क्वेश्चन के बीच में करंट के रहते हैं। अगर जीएस 150 का हो तो 25 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। अगर जीएस ना हो, मैथ्स भी, रीजनिंग भी हो और चीज़ें भी हो, तो ये 10 से 15 क्वेश्चन हो सकते हैं करंट अफेयर्स के। तो इसलिए करंट अफेयर्स का काफ़ी वेटेज है यूकेपीएससी के आरओ के एग्जाम में या फिर जो भी एग्जाम है। तो करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देते रहिए। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कौन है। तो अभी भी इसकी प्रमुख क्रिस्टिना जॉर्जिवा है। तो उस समय जब 2021 में पेपर हुआ था तब भी वही थी और अभी भी वही है। अगला क्वेश्चन है, 2025 तक ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, थॉमस बैच, उनको ही 2025 तक ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और अभी भी वही हैं। तो ऑब्वियस बात है 2025 तक वही कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, तो अभी तो वही रहेंगे। अभी 2023 चल रहा है। आईपीएल से क्वेश्चन आया हुआ है। आईपीएल 2020 हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आईपीएल 2023 जो हाल ही में हुआ था, मार्च अप्रैल मई में।
तो IPL 2023 जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात को हरा के जीता था, गुजरात टाइटंस को हरा के जीता था। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और है इसमें कि इस साल महिला IPL का भी आयोजन भारत में हुआ था। तो फीमेल IPL जो जीता था वो मुंबई इंडियंस ने जीता था दिल्ली कैपिटल्स को हरा के। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल, अभी 2023 जब तक एग्जाम हो ही रहे हैं तब ये पूछा जा सकता है कि इस साल का IPL महिला IPL खिताब किसने जीता। तो इसका राइट आंसर मुंबई इंडियंस है, और मेल वाला जीता है आपका चेन्नई सुपर किंग ने। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है साहित्य के लिए नोबेल 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 पुरस्कार जीता था जिन्होंने, उनका नाम दिया है लुइस ब्लू, किस देश हैं। तो ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है, 2020 का है ना, इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए 2023 का। और 2023 का अभी 5 अक्टूबर को घोषणा की होने वाली है। तो जब 5 अक्टूबर, अभी एग्जाम है नहीं इस बीच, तो जब 5 अक्टूबर के बाद घोषणा होगी तो हमारे लिए वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2023 में नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला। तब हम उसको देखेंगे कि 2023 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। तो फिलहाल के लिए इस डिस्कशन में इतना ही, हम बाकी के क्वेश्चन अपने अगले पार्ट 2 में करेंगे। इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच।